आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत मल्टीपल स्क्लेरोसिस को भी एक डिसेबिलिटी का स्थान दिया। पीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार जहां पहले हमारे सामने 7 डिसेबिलिटीज थी, आज मल्टीपल स्क्लेरोसिस को मिला के हमारे सामने 21 डिसेबिलिटीज हैं। आंकड़ों को देखा जाए तो 1985 में हर 1 लाख में 1.33% लोग ही मल्टीपल स्क्लेरोसिस से ग्रसित थे, जो कि 2014 में बढ़कर 8.35% हो गई है। हमारी एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज और अर्ली डिटेक्शन से ये आंकड़ा समय के साथ बढ़ता जा रहा है, जो कि हमें लो रिस्क टू मॉडरेट रिस्क की तरफ ले जा रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमारे बीच उपस्थित है हमारे दो प्रमुख रिसोर्स पर्सन, डॉक्टर प्रवीण चौधरी, एमबीबीएस एनएमडी, और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीना, प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो कि हम सभी लोगों को क्लिनिकल कोर्स एंड रिहैब ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी रिस्पेक्टेड मीना कुमारी शर्मा मैम का, डायरेक्टर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, न्यू दिल्ली। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे रिस्पेक्टेड सर रमेश पांडे जी का, डायरेक्टर सीआरसी लखनऊ, जिनके कॉन्सेप्ट गाइडेंस से हमें वेबिनार प्रस्तुत करने जा रहे हैं आप सब लोगों के सामने। अभी मैं हमारे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर प्रवीण चौधरी को इनवाइट करना चाहूंगी, जिन्होंने अपने एमबीबीएस एंड मास्टर इन डॉक्टरिन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से की है। कि सर आप आए और अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन से हमें और हमारी सारी ऑडियंस को मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में विस्तार से बताएं। Thank you so much, ma'am. And I welcome all the ladies and gentlemen. I am Dr. Parveen Mavlia, done my MBBS and MD medicine from Maulana Azad Medical College. आज हम MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे पे बात करेंगे, जो कि एक न्यूरो डिजेनरेटिव, जो कि एक न्यूरो मीन्स सीएनएस या अपने दिमाग की प्रॉब्लम है। डिजेनरेशन मतलब ये चीज जैसे एज के साथ कोई चीज खत्म हो रही है, उस हिसाब से डिजेनरेशन हो रहा है। और न्यूरो सीएनएस का डिजेनरेशन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, जो कि ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून मीन्स कि अपने शरीर के लिए कुछ चीजें प्रोटेक्टिव होती हैं। लाइक अपने कंट्री के लिए हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है, कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, कुछ मिलिट्री फोर्सेस हैं, जिनका अलग अलग डिफाइंड काम है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि किसी वजह से वो अपनी ही फोर्सेस जो हमें डिफेंड करने के लिए बनी हुई है, वो अपने पे ही अटैक करते हैं। सेम हमारी बॉडी में ऐसी मैकेनिज्म बनी होती है जो हमें इन्फेक्शन से या कई चीजों से बचाव करती है। सेम इसी मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जनरली देखा गया है, वैसे कुछ प्रूवन नहीं है, आइदर कोई वायरल इन्फेक्शन हो या टेम्परेट क्लाइमेट में या किसी में विटामिन डी डेफिशिएंसी, जो मोस्ट प्रोबेबल केसेस का निकल के आया है। इन सब चीजों की वजह से हमारी जो प्रोटेक्ट करने वाली सेल्स है, मेनली जिनमें आता है हमारे टी लिम्फोसाइट्स। हमारे शरीर में लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी आपने सुना होगा, तो टी और बी लिम्फोसाइट्स हम बोलते हैं। टी का मीन्स होता है वो थाइमस में मेच्योर होती है, बी का बोन मेरो में। इनका नाम अलग अलग है, बट काम इनका क्या होता है, किसी वजह से टी लिम्फोसाइट जो हैं, जो कि हमें प्रोटेक्ट करनी चाहिए, वो किसी वजह से अपना जो ब्रेन है उसके जनरली क्या होता है, चारों तरफ एक ब्लड ब्रेन बैरियर बना होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर को आप कैसे समझ सकते हैं कि हमारा ब्लड हमें न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, जो भी चीजें जरूरत है वो प्रोवाइड करवाता है। बट वो डायरेक्टली टच में ना आके कुछ चीजें डिफ्यूजन, परफ्यूजन, जो भी चीजें हमारी मैकेनिज्म बनी है उनके थ्रू प्रोवाइड कराता है। उस चीज में कहीं से प्रॉब्लम आने की वजह से वो टी लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली अपने सीएनएस के जो टिश्यूज है, सीएनएस में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और कुछ पेरिफेरल नर्व्स को भी इफेक्ट करता है। वहां जाके जैसे आप कैसे समझ सकते हो कि अपना जो ब्रेन बना हुआ है वो एक इंफॉर्मेशन सेंटर है, वहां से एक्सॉन्स निकलते हैं या नर्व्स निकलती है। इनके चारों तरफ एक कवरिंग होती है। लाइक हमारा
कॉपर वायर होता है जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, सेम ऐसे ही हमारे शरीर में भी इंफॉर्मेशन जाने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट जाने के लिए वायर्स बने हुए हैं जिनको एक्सॉन बोलते हैं, और उनके ऊपर एक कवरिंग है जो इंसुलेशन का काम करती है, जैसे अपना रबर होता है वैसे उसको माइलिन शीथ बोलते हैं। तो जो माइलिन शीथ होता है वो मेनली फैटी टिश्यू एंड उसके बाद कुछ प्रोटीन के पार्ट इन सबसे बना होता है। तो ये टी लिम्फोसाइट किसी एक वजह से, किसी भी वजह से एक्टिवेट होके उन पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। अब हमारी बॉडी की मैकेनिज्म में अगर कोई चीज अटैक होती है तो हम उसको हीलिंग भी कर सकते हैं, बट इस स्टेज में क्या होता है, एक इन्फ्लेमेटरी स्टेज बनती है जिसमें वो माइलिन शीथ है वो टूटता चला जाता है, ठीक है। एंड ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं इसके बाद मैक्रोफेजेज एंड कुछ बी लिम्फोसाइट्स उनको एक्टिवेट कर देती हैं, जिससे कि इस चीज का माइलिन शीथ को डैमेज होने लग जाता है। और जो माइलिन शीथ बनाती है अपने सीएनएस में वो ओलिगोडेंड्रोसाइट नाम की सेल्स होती है जो उसको, उसकी कवरिंग को बनाती है, ठीक है। तो इस चीज की वजह से, डैमेज होने की वजह से वो इतना रिकवरी नहीं कर पाती जितना डैमेज कर रही, ठीक है। आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एक कॉपर वायरिंग की तरह एक वायर है जिसको हम एक्सॉन बोल रहे हैं, एंड उसके ऊपर एक कवरिंग है जो हमारा रबर वायर है, इसको माइलिन शीथ बोलते हैं, ठीक है। ये सारे सीएनएस में, स्पाइनल कॉर्ड में ऐसे कवर रहता है, और उस जो टी लिम्फोसाइट अभी बताया जो इन्फ्लेमेशन होता है वो इसको डैमेज करने लग जाता है, जो माइलिन शीथ है इसको डैमेज करने लग जाता है। और इन्फ्लेमेशन डैमेज होने के बाद उसकी जो हमारी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, जैसे हम उसको सेंसरी पार्ट बोलते हैं, उसको असेंडिंग ट्रैक्ट बोलते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन लेके आता है सीएनएस से, जो हम आदेश देते हैं, हमारा ब्रेन आदेश देता है कि हमें क्या एक्शन करना है, हमारे हाथ को क्या एक्शन करना है, उसको डिसेंडिंग ट्रैक्ट बोलते हैं। इन दोनों ही ट्रैक्ट्स को वो डैमेज करने लग जाता है, तो हमें सेंसेशन में प्रॉब्लम आएगी, एंड देन हमारा जो मोटर का आदेश है, जो हम ऑर्डर फॉलो करना चाहते हैं कि ये चीज करनी है, वो नहीं कर पाएंगे। प्रकाश नेक्स्ट। तो ये आपके सामने रखा हुआ है एक, ये न्यूरॉन की बेसिक यूनिट जो है ये सामने बना है, ये आपके सामने रखा हुआ है, जो ब्लू कलर में है सेल बॉडी होती है। इसके बाद जो एक कर्व्ड जो लाइन है इसको एक्सॉन बोलते हैं, और उसके ऊपर जो है ये माइलिन शीथ होता है, और इसके थ्रू जो नीचे नोब्स बने हुए हैं, छोटे छोटे जो पैर फैले हुए हैं, इनके थ्रू ही आगे इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। अब क्या होता है कि एक्सॉन जो प्रोसेस करता है, एक साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। साल्टेटरी कंडक्शन, जैसे कभी तूफान आया तो जो हल्के कण है, हल्के हम क्या बोल सकते हैं, मिट्टी है, वो हवा में उड़ती है और दूसरी जगह जाके गिरती है, उसके बाद दूसरी जगह जाके गिरती है, तो फास्ट जाती है रेदर देन अगर वो रोलिंग करते हुए जाए। तो सेम क्या होता है कि ये माइलिन शीथ होता है, और कुछ कुछ डिस्टेंस पे इसमें जगह होती है, उसको हम नोड्स ऑफ रेनवियर बोल देते हैं। तो वो एक नोड ऑफ रेनवियर से नेक्स्ट वाली पे जाता है, वहां से नेक्स्ट वाली, तो इससे साल्टेटरी कंडक्शन से हमारा जो इंफॉर्मेशन या जो कंडक्शन होता है बहुत फास्ट होता है। लेकिन अगर ये माइलिन शीथ डैमेज होगा तो ये साल्टेटरी कंडक्शन इनहिबिट हो जाएगा, पहला काम ये हो जाएगा। सेकंड क्या होता है, अगर जैसे कि वायर अपना कॉपर वायर है और वो नग्न हो गया, उसका कवरिंग हट गई है, तो वहां पे भी हमारा कुछ इलेक्ट्रिसिटी लॉस होगा। सेम यहाँ पे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल बनता है, और वो बनने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। डीपोलराइज होने की जगह रिपोलराइजेशन स्टेट में रहते हैं। कुछ सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं जो इसको मेंटेन करने का काम करते हैं, इसके पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम करते हैं, वो चीजें नहीं कर पाते हैं। तो इसमें वेरिड तरीके के सिम्टम्स आते हैं। हो सकता है कम कंडक्शन हो सकता है कंडक्शन ब्लॉक हो जाए, ये दोनों ही कंडीशन हो सकती है। तो अगर कम हो रहा है तो हमें सिम्टम्स जो होंगे माइल्ड होंगे, ब्लॉक हो जाएगा तो वो जो हमारा फंक्शन होना था, या तो हम सेंसरी ऑर्गन्स का, सेंसरी जो अपना ट्रैक्स था उनका तो हम सेंस नहीं कर पाएंगे, या मोटर का था तो हम वो जो आदेश देना चाहते हैं, जो फॉलो करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेनली हमें ये याद रखना है
कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि हमारे सीएनएस को इफेक्ट करती है मेनली, एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम को भी इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, इसकी वजह से मेनली सेंसरी सिम्टम्स प्रीडोमिनेंट होते हैं और मोटर सिम्टम्स भी हो सकते हैं, और जिसकी वजह से हम जो हमारी डेली रूटीन काम है वो करने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। हम अपना गेट अपने खड़ा नहीं हो सकते हैं, या अपने हाथ से काम परफॉर्म नहीं कर पा सकते हैं। ये चीजें धीरे धीरे स्टार्ट होने लग जाती है। जो इसमें अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि ऐसा होता क्यों है। तो जो मेनली 3-4 रीजन निकल के आए हैं, जनरली ये टेम्परेट क्लाइमेट के लोगों में होता है, जैसे कनाडा या जो जहाँ पे ठंड ज्यादा है। उसका रीजन क्या है कि वहां पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी गई है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या होता है कि यूवी रेज जो अपनी बॉडी से अगर डायरेक्टली हम सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं तो हमारी स्किन कुछ चीजों को केमिकल सिंथेसिस करके विटामिन डी बना लेती है। एक तो टेम्परेट क्लाइमेट में हाई एल्टीट्यूड में यूवी बी कम हो जाती है, दूसरा सनलाइट का डायरेक्ट इफेक्ट होने की वजह से, जो सनबर्न और इनका रिस्क होने की वजह से लोग उस सनलाइट के एक्सपोजर भी कम करते हैं। तो उस वजह से उन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी गई है मेनली। दूसरा स्मोकिंग की वजह से भी होता है। तीसरा किसी वायरल इन्फेक्शन, अभी तक कुछ हुआ नहीं है बट कई बार देखा गया है कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में एफ्स्टीन बार वायरस एक होता है जिसकी इन्फेक्शन की वजह से भी ये कई बार देखा गया है। और मेनली इसका जो एज ग्रुप होता है वो 20 to 40 ईयर्स के आसपास में होता है। बट ऐसा नहीं है कि ये 20 साल से कम वाले लोगों में नहीं होता या 40 ईयर से अबोव वाले लोगों में नहीं होता। ठीक है, बट मेनली जो लोग हैं यही देखे गए हैं। अब इसमें सिम्टम्स की जो हमने पैथोफिजियोलॉजी बताई कि ऐसा होता क्यों है, नर्व्स डैमेज कैसे होती हैं, और फिर हमें सिम्टम्स कैसे आते हैं। तो क्या हो सकता है, अगर हमें क्लिनिकली पेशेंट कैसे लगेगा कि इस बंदे को या इस बच्ची को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। तो मेनली ये लेडीज में 3 गुना ज्यादा इसका जो देखा गया है कि अगर इन मेल में एक है तो इसके फीमेल में 3 केसेस देखे गए हैं। और अब इसमें सिम्टम्स देखें हम, तो सिम्टम हम सेंसरी और मोटर में डिवाइड कर सकते हैं। सेंसरी में कई, अगर हमारी ऑप्टिक नर्व जो बोलते हैं, आंखों की जो हम रोशनी देखते हैं, अगर वो उसमें इफेक्ट हुआ है तो हमें देखने में दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर हमारे पैरों में कुछ सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो हमें बताते हैं कि हम खड़े हैं बैठे हैं, हमारे जॉइंट्स का परसेप्शन देखते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन देखते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर उसमें तकलीफ आई है तो हम बैलेंस नहीं बना पाएंगे, हमें पता नहीं लगेगा। अगर हम जो ईयर्स से जो नर्व्स आ रही हैं उनको डैमेज हुआ है तो हम फिर हमारे बैलेंस का प्रॉब्लम आ सकता है या हमें सुनने में दिक्कत आ सकती है। अगर हाथ पैरों की जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स हैं उनमें इफेक्ट होता है तो हम जो एक्शन लेना चाहते हैं वो नहीं ले सकते, काम करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते, या उनमें वीकनेस आ सकती है। सेमली अगर हम यूरिनेशन और डिफिकेशन में, तो मेनली ये यूरिनेशन को अफेक्ट करता है कि इसमें क्या होता है कि जो यूरिनेट करने के लिए हमारा एक यूरिन ब्लेडर होता है और उसके आगे एक स्फिंक्टर, मतलब कि एक नली लगी होती है जिसको लॉक और अनलॉक किया जाता है। वो दोनों चीजें हमारी कुछ बॉडी के कंट्रोल में होती है, कुछ इनवॉल्यूंटरीली होती है। तो जब हमें पेशाब करने के लिए या यूरिनेट जाने के लिए हमें अर्ज होता है तो क्या होता है, जो ये यूरिनरी ब्लेडर है, गुब्बारा है, इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और जो नीचे का जो हम बोल सकते हैं पाइप के ऊपर जो चीज लगी हुई है, लॉक लगा हुआ है, उसकी मसल्स रिलैक्स होती हैं और उस पाइप के थ्रू हम यूरिनेट कर पाते हैं। बट इसमें क्या होता है कि दोनों में इनकोऑर्डिनेशन हो जाता है। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और यहाँ से रिलैक्स नहीं हुआ तो यूरिनेट नहीं कर पाएंगे, या जब ये रिलैक्स कर रहे हैं उस टाइम पे डेट्रूसर मसल जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल है वो भी रिलैक्स कर रही है, तो हम यूरिनेट नहीं कर पाएंगे इफेक्टिवली, और उसको हम यूरिनरी रिटेंशन बोल सकते हैं, जिसकी वजह से पेशाब करने में, यूरिनेट करने में तकलीफ आ सकती है। अब ये क्या होता है कि किसी टाइम पे ऐसा हो सकता है, आज इसको किसी को इंसान को मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अटैक हुआ, कुछ दिन, कुछ वीक्स या कुछ महीनों तक भी ये सिम्टम्स जा सकते हैं, और फिर धीरे धीरे अचानक से भी ये सिम्टम्स रिजोल्व हो सकते हैं। इसके अलग अलग कैटेगरीज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की, कौन कौन सी टाइप है वहां जाके हम बताएंगे कि कौन से में क्या होता है, किसमें ये बढ़ जाता है, किसमें ये अपने आप से इस कंडीशन कमजोर हो जाता है। ठीक है, सेम चीज अगर सेम ये कोर्टिकल जो कॉर्टेक्स है हमारा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, वहां पे कौन से एरिया में इफेक्ट कर रहा है,
वहां के व्हाइट मैटर में कर रहा है, कौन से फ्रंटल लोब में, टेम्पोरल में, पैराइटल में, उस हिसाब से वेरिड तरीके के सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, मूड स्विंग्स हो सकता है इंसान को। दूसरा, जनरली डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, एक सीएनएस की कंडीशन की वजह से। दूसरा, अगर हम किसी चीज को बार बार करना चाहते हैं और उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमें डिप्रेशन के शिकार बनते जाते हैं कि हमें क्या हो गया है, या हम करना चाह रहे हैं क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उस चीज के बारे में सोच के, या उस एरिया में जहां से हमारा मूड एलिवेशन का काम होता है, उस वजह से वहां डिप्रेशन के सिम्टम आ सकते हैं। ठीक है, जो कॉमनली, मोस्ट कॉमनली जो केसेस देखे गए हैं, उनमें जो सिम्टम्स आए तो क्या क्या आते हैं जनरली? इंसान खड़े होने में, बैठने में जल्दी थकान हो जाती है, फटीग होता है, या अपनी ऑप्टिक नर्व अगर उसमें इश्यू हुआ है तो देखने में दिक्कत आ सकती है। देखने में क्या, कम दिखाई दे सकता है, विजुअल एक्यूटी कम हो सकती है। डिप्लोपिया, दो चीजें दिख सकती हैं, या ब्लरिंग हो सकती है, आपको जो क्लियर चीज दिखनी चाहिए वो क्लियर नहीं दिख रही। अगर हमारा जो ईयर का जो नर्व्स है, अगर वो इफेक्ट करता है तो क्या होगा, पहला काम उसका बैलेंस बनाना, तो बैलेंस नहीं बना पाएगा, तो वर्टाइगो बोलते हैं, डिजीनेस मतलब चक्कर आ रहा है, या सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर जो सेंसरी ट्रैक्ट्स हैं उनको इफेक्ट करेगा तो हो सकता है पिन प्रिकिंग, लाइक कोई निडल चुभा रहा है, जलन हो रही है, या नंब पड़ रहा है, सुस्त हो रहा है, ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है, जब आप खड़ा होना चाहते हैं, आपकी मसल्स साथ नहीं दे रही, पैर की मसल्स साथ नहीं दे रही, कमजोर पड़ गई है, या मसल्स में स्पाज्म हो सकता है। ठीक है, आप रिलैक्स करना चाहते हैं बट रिलैक्स नहीं हो पा रहे, ये सारे वेरिड तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं। बट कॉमनली ये सिम्टम्स देखेंगे इन सब की चीजों की वजह से, बैलेंस बनाने में, या आप कुछ करना चाहते हैं, आप किसी चीज को टच करना चाहते हैं, या आप कुछ लिखना चाहते हैं, ये करने की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, ये सब इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें क्या क्या तरीके के, कौन कौन से एमएस किस किस तरीके का होता है। ठीक है, तो जनरली जो पहला चीज देखा गया है कि अगर डायग्नोसिस हमें करना है किसी चीज का कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो दो तीन चीजें जरूरी है। क्या है कि कोई भी दो सिम्टम्स होने चाहिए, कोई भी दो सिम्टम्स 24 आवर्स से ज्यादा समय के लिए परसिस्ट करने चाहिए। लाइक हमें दिखने में तकलीफ आई, और या साथ में सुनने में, या वीकनेस हुआ, तो ये कोई भी सिम्टम ऐसा नहीं है अभी हुआ और 10 मिनट में चला गया। अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस डायग्नोसिस करना है तो उसके लिए दोनों सिम्टम्स मिनिमम 24 आवर्स तक रहने चाहिए। दूसरा, दोनों सिम्टम्स जो है, आज ये चीज हुई है, दूसरी दूसरी चीज हुई, इन दोनों के बीच में मिनिमम 4 वीक्स 1 मंथ का ड्यूरेशन का गैप होना चाहिए। ठीक है, इसके हिसाब से हम इसको अलग अलग कैटेगराइज करते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस कौन सा टाइप का। ठीक है, तो पहले वाला है क्लिनिकली आइसोलेटेड सिंड्रोम्स, लाइक आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साइन सिम्टम्स आए और कुछ माइल्ड सिम्टम्स रह गए, बाकी की सारे स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो गए। लाइक आपको कमजोरी हुई और थोड़ी सी कमजोरी, अगर आपको 60% कमजोर हुआ वो 5% रह गया और बाकी की ठीक हो गया, तो ये क्लिनिकली आइसोलेटेड है। इसमें कुछ जनरली हम डायग्नोसिस भी नहीं कर पाते हैं, अगर करते हैं तो जनरली इसके लिए कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर पाते। दूसरा होता है कि रिलैप्सिंग रिमिटिंग टाइप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या है, एक बार आपको अटैक आया और ठीक हो गया, कुछ दिनों बाद में, महीना 2 महीना 6 महीने बाद में दोबारा आपको सेम प्रॉब्लम हुई और वो ठीक हुई, बट कुछ उसका पार्ट बच गया, लाइक 10% वो बच गई। अगले टाइम फिर दोबारा उसका अटैक हुआ और वो फिर से 10% एड ऑन हो गई, मतलब ये रिमिटिंग आराम भी आ रहा है और बीच बीच में रिलैप्स भी हो रहा है। सिम्टम्स रेप्स का मतलब है सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाते हैं, रिमिटिंग मतलब वो जो तकलीफ हुई आपको वो होने के बाद कुछ हद तक बच गई है, बाकी खत्म हो गई। ठीक है, ऐसी स्टेज में जो हम आगे ट्रीटमेंट करेंगे, तो अर्ली स्टेज में जनरली ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में बेटर आउटकम, बाद में जाके बेटर आउटकम रहता है। दूसरा थर्ड होता है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स हुई एंड देन उस प्रॉब्लम्स का मेजर पार्ट
आपको प्रॉब्लम ही रह गया, कुछ आराम आया और रेजिडुअल प्रॉब्लम्स रहेगी। लाइक आपको अगर वीकनेस हुई तो 30% इंप्रूव हो गई, बट 70% अभी भी है। अगली बार अटैक होगा वो 70% 80% में कन्वर्ट हो जाएगी, अगली बार अटैक हुआ और आपको 90% में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट जो फोर्थ टाइप का है वो प्राइमरी प्रोग्रेसिव, ये सबसे डेंजरस या इसका जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छा नहीं माना गया है। इसमें क्या है, आपको एक बार तकलीफ हुई एंड कंप्लीट रिमिशन के बिगनाई वो तकलीफ बढ़ती ही जा रही, ठीक है, उसके इंप्रूवमेंट के कोई चांसेस नहीं आ रहे हैं। बाकी सब में एक बार तकलीफ हुई, फिर आपको आराम आया, फिर दोबारा हो गया। प्राइमरी प्रोग्रेसिव में आपको एक बार तकलीफ हुई एंड वो बढ़ती ही चली गई, ठीक है, तो इसको सबसे डेंजरस माना गया है, ठीक है। और अब हम आते हैं, अगर ये सब चीजें हो रही है, आंखों में हो रहा है या इस चीजों में अपना पैरों में हो रहा है या आईज में हो रहा है, ईयर में हो रहा है, ठीक है, तो इनका तकलीफ के बाद में ट्रीटमेंट क्या करना है, ठीक है। तो इस ट्रीटमेंट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है कि एक्यूट स्टेज है, कि आपको अभी तकलीफ हुई, उसका इलाज क्या करना है। दूसरा है कि आपको रिलैप्सिंग हो रहा है, फिर रिमिशन हो रहा है, ऐसी चीजों में लॉन्ग टर्म में ये जो डिसेबिलिटी आपको हुई है इसको कम कैसे किया जा सकता है। और थर्ड जो है कि जो डिसेबिलिटी हो गई है तो इंसान को उसकी लाइफ बेहतर कैसे बनाई जा सकती है। तो जो 2 पार्ट है वो मैं बताऊंगा, थर्ड पार्ट अपने मेरे जो सक्सेसर है वो कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में माना गया है कि अगर हम डायग्नोसिस बना पाते हैं तो ये जो रोग बताया वो क्या है, ऑटो इम्यून रोग है, मतलब हमारा ही रक्षा तंत्र, हमारी एंटीबॉडीज, हमारे ही टी लिम्फोसाइट्स हमारे सिस्टम पे अटैक कर रही है। तो जो हमारे इम्यूनोसप्रेसेंट्स है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो इनको सप्रेस कर सकते हैं, जो इनकी एक्टिविटी को कम कर सकते हैं, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो जनरली देखा गया है, या जो एक्यूट स्टेज में आते हैं तो हम उसको मिथाइल प्रेडनिसोलोन के इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद में कुछ टाइम 2-4-5 डेज के लिए स्टार्ट करके उसको हम प्रेडनिसोलोन टेबलेट पे शिफ्ट कर देते हैं और उसको फिर धीरे धीरे टेपर करते रहते हैं। टेपर क्या होता है कि हम स्टेरॉइड को एकदम से बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में मैकेनिज्म है जिसमें अलग से स्टेरॉइड बनते हैं, और अगर हम उस बाहर के स्टेरॉइड देने से वो अंदर के स्टेरॉइड्स बनना कम हो जाते हैं। अगर हम एकदम से बंद कर देंगे, बाहर से भी स्टेरॉइड नहीं गया और बॉडी भी नहीं बना रही है, तो एकदम से लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। एक्यूट स्टेज में हम स्टेरॉइड्स दे देंगे। जो लॉन्ग टर्म तकलीफ हो रही है जिसको हमें मैनेज करना है, तो उसके लिए इम्यूनोमोड्यूलेटरी या बोलते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स। डिजीज मॉडिफाइंग मींस कि वो उस डिजीज को कंप्लीट क्योर नहीं कर रहे, बट उसको मॉडिफाई, उसके कोर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ये सब चीजें कर रहे थे, टी लिम्फोसाइट्स, ये सारी चीजें जो कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी, जो साइटोकाइंस, जो चीजें रिलीज कर रहे थे, ठीक है, उनको बोलते हैं इंटरफेरोन गामा या फिर टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये सब चीजें मिलके इस चीज को डैमेज करते हैं, उस माइलिन शीट को डैमेज करते हैं, ठीक है। तो हिंट्स में क्या है कि हम कुछ चीजें जो है इनके अगेंस्ट हमारा सिस्टम धीरे धीरे इतना इवोल्व हो रहा है कि इनके अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बनाते हैं। लाइक अगर मान लो इंटरफेरोन अल्फा है या इंटरफेरोन बीटा है, टिश्यू नेक्टर फैक्टर, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा है, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं। तो इन एंटीबॉडीज का नाम आप कभी भी देखें, कोई भी दवाई है उसके आगे लगा हुआ है MAB, ठीक है। MAB मींस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है, वो उसी जगह पे काम करेगी और उसका अच्छा रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। आगे प्रोग्रेस करेगी या हमें कितना आगे डिसेबिलिटी होगी वो चीजों में इफेक्ट करता है। दूसरा, जो ओवर द काउंटर ड्रग्स भी बोलते हैं, जो अभी देखी गई हैं, जो ओनली इम्यूनोसप्रेसेंट्स का काम करके भी इसमें हेल्प करती हैं और वो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव होती है। जो इंटरफेरोन से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, ये कॉस्टली होती है, पर ईयर अराउंड 5 to 6 लाख का एक इंसान को पेमेंट करना पड़ता है। बट कुछ दवाइयां हैं जो इनके बिना भी काम कर सकती हैं, उनका नाम है जैसा कि एजाथाइप्रिन, ठीक है। इनके साइड इफेक्ट्स हैं
बट देखा गया है कि एजाथाइप्रिन और अगर आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दोनों को देखो लॉन्ग टर्म में देखो तो इक्वली इफेक्टिव है, जो कि पूरे साल का 10,000 में ट्रीटमेंट हो सकता है। मेथोट्रिक्सेट, साइक्लोफॉस्फेमाइड, ऐसे बहुत सी चीजें बनी हुई हैं जो कि इस चीज में लगभग इक्वली इफेक्टिव हैं, और इन चीजों की वजह से इस चीज के प्रोग्रेशन को, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से जो डिसेबिलिटी होने वाले इसके प्रोग्रेशन को हम कम कर सकते हैं। जो इंसान को आज अटैक आया है वो अगर हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो आने वाले 10-15 ईयर्स में वो डिसेबल हो जाएगा, वो चलना फिरना अपनी डेली एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। उसको हम उसकी लाइफ अच्छी बनाने के लिए 20 से 25 साल तक इस दवाइयों की वजह से ये जो डिसेबिलिटी है वो कम कर सकते हैं। प्रिवेंट करना मुश्किल है बट कम कर सकते हैं और लंबे टाइम तक निकाल सकते हैं। इसके एड ऑन जो हम ये सारी चीजें देखते हैं तो इनके साइड इफेक्ट्स भी है, तो एड ऑन में हमें ट्रीटमेंट और भी स्टार्ट करना पड़ता है। लाइक मसल स्पाज्म हो गया है, ठीक है, तो मसल स्पाज्म को रिलीज करना है तो कुछ हम टेबलेट बैक्लोफेन देते हैं, और उसके बाद अपने फिजियोथेरेपिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसको हेल्प करते हैं। हो सकता है उनको पहले गैस्ट्रिक अल्सर्स का इश्यू, तो उसमें हमें H2 ब्लॉकर या एंटासिड्स देनी पड़ सकती है। हमें उनको पेन रिलीव के लिए पेन रिलीव दे सकते हैं, जो कि मेनली कार्बामेजेपिन, गाबापेंटिन, प्रीगावालिन, ये सारी चीजें इनमें इफेक्टिव रहती है। ठीक है, लास्ट रहता है पार्ट इसका जो थोड़ा सा छूट गया है कि हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं या इसको कैसे देखा जाए, इसका प्रोग्नोसिस कैसे चल रहा है। तो एक चीज है, जनरली हम सिम्टम्स देख रहे हैं, और दूसरा जो चीज देखते हैं वो एमआरआई करते हैं। जब हम एमआरआई करते हैं तो उसमें जो हमारे माइलिन शीट जो कवरिंग थी, चाहे वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के व्हाइट मैटर में हो या स्पाइनल कॉर्ड में हो या पेरिफेरल नर्व्स में हो, तो उस एमआरआई के बेसिस पे सीरियली जनरली देखा गया कि 6 मंथ्स टू 1 ईयर में करते हैं, तो उसमें जो भी चेंजेज है वो चेंजेज हम देख सकते हैं। जो हाइपर इंटेंस प्लाक्स हैं वो बढ़ रहे हैं उतने ही हैं, या हमारी जो दवाई दे रहे हैं वो कितना इफेक्ट कर रही है। दूसरा एक गैडोलिनियम की वजह से भी देख सकते हैं। गैडोलिनियम क्या है कि जहां पे इन्फ्लेमेशन है वहां ब्लड वेसल से वो लीक करता है, और इमेज लेके हम देखते हैं कि कहाँ पे इनहेंसमेंट हुआ है, कहाँ पे लीकेज हुआ है, ठीक है, और उसके बेसिस पे हमारा मैनेजमेंट या सिम्टम्स के साथ बाकी चीजें कोऑर्डिनेट कर रही है या नहीं कर पा रही है, और उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट थेरेपी को चेंज कर सकते हैं। अल्टीमेटली जब ये डिसेबिलिटी होती है तो फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनकी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, उनको कैसे उनकी डेली लाइफ को वो यूज में ला सकते हैं, इन सब चीजों पे काम करते हैं। और इसके आगे आई थिंक डॉक्टर जो कि फिजियोथेरेपिस्ट के हेड हैं वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण चौधरी सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हम सबके लिए टाइम निकाला और इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच प्रवीण थैंक सर। यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, वेलकम। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीना सर को। सर ने अपने बैचलर्स और मास्टर्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी में करी है। सर ने पीएचडी डिग्री कंप्लीट की है। सर ने बीडीएचए कंप्लीट किया है। सर प्रेजेंटली वर्किंग एज सर के पास प्रेजेंटली प्रिंसिपल है महात्मा गांधी ऑक्यूपेशनल थेरेपी कॉलेज जयपुर से। सर इज वर्किंग एज अ डायरेक्टर फॉर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ जयपुर। सर वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया ऑक्यूपेशनल थेरेपी एसोसिएशन के। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है सोसाइटी फॉर हैंड थेरेपी इंडिया के। इसी के साथ सर के पास 21 इयर्स ऑफ टीचिंग एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। सर के ऑलरेडी 21 पेपर रिसर्च पेपर और डिफरेंट डिफरेंट जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। इसी के साथ सर सुपरवाइज करते हैं हमारे मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड पीएचडी कैंडिडेट्स को उनके एकेडमिक वर्क के लिए। सर ने अपने काम और डेडिकेशन की वजह से 15 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स ऑलरेडी रिसीव कर लिए हैं। सर ने 20 से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की है। इसी के साथ में सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आपका जो इतना सारा एक्सपीरियंस है आप आए और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को जो कि अभी तक सिर्फ क्लिनिकल कोर्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस समझ चुके हैं उन सबको रिहैब ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस बताएं।
और मेनली ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैसे इंटरवेन करती है, उस सबके बारे में हम सबको बताएं। वेलकम सर। Thank you, Karuna. So first I will share my PPT. यहाँ से करना पड़ेगा। मुझे स्क्रीन शेयर का राइट दीजिए एक बार। हेलो सर, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई विल अरेंज Yes, द yes. सर सर अब चेक कीजिए, अब आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। हेलो सर, आपकी प्रेजेंटेशन विजिबल है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई। I, Dr. S.K. Meena, Professor and Principal of Mahatma Gandhi Occupational Therapy College, Jaipur. So I feel blessed to be a part of today's webinar on the day of the World Multiple Sclerosis Day. So thank you for CRC Lucknow inviting me for this this presentation. So next slide, please. Next slide. Stop. सर कुछ इशू हो रहा है? सर यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ, स्लाइड चेंज नहीं हो रही है अभी। ओके, तो आप एक काम कीजिए, आप वहां से एग्जिट कर दीजिए, हम यहाँ से शेयर कर देंगे प्रेजेंटेशन। स्टॉप प्रेजेंटेशन करने ना। ओके सर यू कैन स्टार्ट। Okay, thank you. So first introduction of this multiple sclerosis chronic. Already Dr. Praveen Chaudhary has very good explain about the multiple sclerosis and all types, different types of multiple sclerosis conditions and symptoms and everything. So मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स को माइलिन कवर करती है, जो इंफॉर्मेशन को फास्ट पहुंचाने में हेल्प करती है। इस बीमारी में ये माइलिन सी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से सेंसरी, मोटर और कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आती है। सो नेक्स्ट स्लाइड।
Yeah. So this is the etiology: idiopathic, genetic factors, family history, environmental factors, infections, and vitamin D deficiency. जो ये सारे causes, clinical courses, the pattern of illness in an individual suffers cannot be predicted. It is mainly of 4 types based on the patterns and symptoms over times. Yes, the first type is the most common. Virtually complete recovery persists for many years, cause of unknown. Secondary progressive relapsing, similar to relapsing and remitting, but after a period of time, attacks are followed by incomplete recovery. Converting occurs on average 6 to 10 years after the initial symptoms. Third, primary progressive, common in late onset. Signs and symptoms are very usually neurological. Disability increase even faster in this stage. Yeah. The progressive relapsing, it is similar to primary progressive course, but with occasionally acute attacks. Yeah, these are symptoms. It varies from person to person depending upon the location of plague, head to toe, pain, affective symptoms, fatigue, coordination, balance, posture, and intention, tremors, hypotonia, staggering gait, cognitive, urinary incontinence. This is a prognosis. Favorable prognosis, the minimal disease 5 years after onset of the disease, complete rapid remissions of the initial symptoms, age at onset 40 years, only one symptom during the first year onset with sensory symptoms or mild topic neuritis. Poor prognosis, age at onset more than 40 years, cerebral involvement, polysymptomatic onset, and male genders. The investigation, first MRI, cerebrospinal fluid, visual evoke potentials, the white matter plaque seen in this MRI. So medical management, already very good explained by this Dr. Praveen. So, yeah, so now rehabilitation assessments. So, yeah, so the assessment is performed by all members of rehabilitation team members. The cognitive assessment, cranial nerves examination, sensory examination, pain, muscle tone, range of motion, manual muscle testing, fatigue, modified fatigue impact scales, DTRs, balance, work balance scale, gait examination, ADLs, IADL, psychological, functional. This is the different types of scales for detailed assessment of this client. Yeah, rehabilitation team, mainly the patients and caregiver in the center are all professionals, medical professional, occupational therapists, physical therapists, speech therapists, psychologists, all are assessed together. ये सभी प्रोफेशनल्स अपने अपने असेसमेंट करके और एक क्लाइंट का गोल फाइनल करते हैं कि उसके लिए बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं सभी प्रोफेशनल्स. Yeah, now rehabilitation management. So goal, first everyone first will assessment and final they prepare the goals. सब अपने एक goals बनाते हैं finally to reduce the impact of impairment, to improve the ability to perform physical action, tasks or activities, to reduce the disability associated with chronic illness, to improve the health status and quality of life, to improve the social participations. So this. Now, management and intervention. So sensory deficit management, compensatory training strategies, augmented feedback, the sensory compensatory techniques, augmented feedback, हम मशीन के थ्रू फीडबैक मिलता है पेशेंट को. एंड पेन मैनेजमेंट, पोस्चरल ट्रेनिंग, एर्गोनोमिक सिटिंग, स्ट्रेचिंग, सपोर्टिंग स्प्रिंट, हाइड्रोथेरेपी, यूज ऑफ पेन. सो मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट में पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट का पोस्चर क्या है, ऑर्गोनोमिक सिटिंग, लॉन्ग टाइम सिटिंग,
उसके प्रॉपर क्वेश्चंस और ये सारे बैक सपोर्ट, सपोर्टिव स्प्रिंट्स, अगर कुछ उसको सेंसरी इश्यूज है या कुछ वीकनेस है तो उसमें स्प्रिंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है जो एक प्रॉपर पोस्चर में मेंटेन करके रखते हैं। हाइड्रोथेरेपी है, यूज ऑफ पैम, फिजिकल मॉडलिटीज हैं वो भी यूज करते हैं इसके अंदर फॉर पेन रिड्यूस के लिए। एंड स्ट्रेचिंग, ये स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज हैं और इसके अंदर पेशेंट को डिफरेंट डिफरेंट मसल्स के लिए स्ट्रेचिंग पोस्चर हैं वो सिखाए जाते हैं। एक्सरसाइज ट्रेनिंग, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज, फर्स्ट जो मसल्स डिग्रेड होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम होती है, उनकी स्ट्रेंथिंग के लिए अकॉर्डिंग टू क्लाइंट वेट, एज, हाइट, सब चीज को देखते हुए उनका एक इंडिविजुअल एक्सरसाइज का प्लान किया जाता है। सर्किट ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग एक्टिविटीज, उसकी क्या फंक्शंस डे टू डे में वो करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग एक्टिविटी डिसाइड करनी होती है। स्ट्रेचिंग, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, इसमें इंडिविजुअल एंड ग्रुप मसल्स की स्ट्रेचिंग की जाती है एंड रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए पर्टिकुलर मसल्स के लिए पर्टिकुलर फंक्शन पे एक एक्सरसाइज डिफाइन करके और उसको दी जाती है जिसकी वजह से उसका मसल्स का डिग्रेडेशन ना हो। एंड फैटिक मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड एक्टिविटी पेसिंग, उसमें पेशेंट या क्लाइंट को कैसे एनर्जी को कंज्यूम करे वो जिससे कि उसको ज़्यादा स्ट्रेन ना हो, मसल्स फैटिक ना हो और वर्क को अकॉर्डिंग टू एर्गोनॉमिक्स, उसके वर्क को, स्टेशन को, उसके वर्किंग स्टाइल को, पोस्चर को किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाए जिससे उसको स्ट्रेस ना हो। Then yes, ADL modifications, कुछ क्लाइंट्स को जिस मसल्स वीक होंगी डेफिनेटली उसके फंक्शनल्स जो है ग्रास्प है वो सब पुअर होते हैं, जो प्रॉपर किसी चीज को पकड़ नहीं पाते हैं, होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, अकॉर्डिंग टू नीड, कि उसको जैसे कॉम है, इसको लॉन्ग हैंडल एंगुलेटेड कॉम बनाया है क्योंकि उसकी रीच वीकनेस की वजह से शोल्डर तक नहीं जा पाती है, तो उसको एक एंगुलेटेड डिजाइन करके कॉम दिया जाता है। नेक्स्ट टॉयलेट्स है, उसमें साइड ग्रैब्स हैं जो पकड़ने के लिए स्लिप ना हो, नॉन स्लिपली फ्लोर्स होने चाहिए। देन वेलक्रो है, फाइन मोटर फंक्शंस नहीं कर पाते हैं तो उस तरह के क्लाइंट को ये वेलक्रो है जो बहुत इजी है उसको ओपन करना। देन थर्ड, एक प्लेट है जिसमें गार्ड लगा हुआ है कि जैसे ट्रेमर हो जाता है पेशेंट्स को कई बार तो प्रॉपर फूड को नहीं ले पाता है और वो चम्मच से होल्ड नहीं कर पाता है, तो उसको एक किनारे पे लाके इस प्लेट गार्ड से उसको प्रॉपर स्पून से फिक्स करके और उसको वो इजीली खा सके। और क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा फील करता है इस तरह का सोसाइटी के अंदर कि वो प्रॉपर खाना नहीं खा पाता है ट्रेमर की वजह से, तो वो कई बार वो बिना खाए भी बेचारे वापस आ जाते हैं वो लोग। Yes, this is a balanced activity क्योंकि because of weakness in the muscles, तो उनको बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज हैं जैसे स्टेपिंग एंड ओवरहेड आर्म स्विंग, क्रॉस स्टेपिंग, इसके अंदर फिजियो बॉल है उस पर पेशेंट को बिठा के उसको पूरा बैलेंस एक्टिविटी करवाना, डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स में उसको रोल करके, रॉकिंग करके, उस पर सिंगल लेग्स पे स्टैंडिंग करवाना, आई क्लोज करके, आईज ओपन करके, उसको बैलेंस की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू उसका बैलेंस को इम्प्रूव करना। कॉग्निटिव ट्रेनिंग, डेफिनेटली इन क्लाइंट्स का कॉग्निटिव इफेक्ट आता है क्योंकि न्यूरोलॉजिकल इशू है, तो मेमोरी है, टाइमिंग डिवाइस, उनको मेमोरी के लिए कुछ ऐसे एड्स हैं जो उनको डिजाइन करते हैं, अगर ऑफिस वर्क वाला तो उसके अकॉर्डिंग, हाउस वाइफ है, कोई लेडी है उसके लिए, या फिर कोई ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो उसको मेमोरी याद दिलाने के लिए कुछ उस तरह के टैग्स लगाना, बोर्ड पे पिन लगा के पास में टेबल पे या कंप्यूटर पे पिन लगा देते हैं या फिर वो स्टिकर लगा के, उसी तरीके से टाइमिंग डिवाइस है, उनको ध्यान नहीं रहता है कि मुझे कितने बजे ऑफिस जाना है, कितने बजे लंच करना है, तो उस तरीके से भी वो अपने टाइमिंग डिवाइस वो लगा देते हैं। इन्वायरमेंटल स्ट्रेटजीज हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, एंड एडीएल मॉडिफिकेशन जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड सिटिंग डिवाइसेस हैं एंड मॉडिफाइड ईटिंग डिवाइसेस हैं, जैसा भी एक उसमें दिखाया था जिसमें प्लेट गार्ड लगा हुआ था, इस तरह के बहुत सारे हैं जो कि ग्रास्प अगर नहीं है तो उसकी स्पून को ग्रास्प बना दिया जाता है,
जिससे ग्रॉस ग्रास होगी तो इजीली एक स्पून को हैंडल प्रॉपर होल्ड करके और उसको खा सकते हैं खाना। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि स्पीच प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी उनको अफेक्ट आता है, तो उसमें स्पीच थेरेपिस्ट उनको प्रॉपर एक प्लान बना के और उनको एक्सरसाइज करवाते हैं। एडेप्टिव क्लोथिंग एंड ग्रूमिंग, क्लोथ्स हैं मेल फीमेल, जैसे उनको भी एडेप्ट किया जाता है, उसमें वेलक्रो लगाया या फिर इलास्टिक लगाई, उस तरह साड़ी है तो उसकी प्लेटों को बना के एक साथ उसको स्टेपल कर दिया या स्टिचिंग कर दिया और फिर एक वेलक्रो लगा के उसको इजीली वो पहन सकें उस तरह से। प्रेशर लिविंग डिवाइसेस हैं, जैसे कुशंस हैं, कुशंस डिफरेंट मॉडिफाइड कुशंस जो व्हील चेयर्स में उसमें लगाते हैं, जिसमें कि क्लाइंट्स लॉन्ग टाइम तक सिटिंग करे तो उसको प्रेशर सोर ना हो, उस तरह के। वॉइस एम्प्लीफिकेशन डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक एड्स और कंप्यूटर असिस्टेड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं जो कि अवेलेबल है इजीली उसके लिए। बैलेंस एक्टिविटी, यूज ऑफ थेरेपी, स्विस बॉल, जैसे भी दिखाया था पिक में पहले कि थेरेपी स्विस बॉल को लेके उसमें बैलेंस को कैसे इम्प्रूव करना है प्रॉपर डिफरेंट पोस्चर के हिसाब से। ब्रेडिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, स्टेयर्स पे क्लाइंब करके धीरे धीरे बेस सपोर्ट, और अगर सेंटर क्लिनिक्स में है स्टेयर क्लाइंबिंग के लिए उनके पास में एक्टिविटीज होती हैं, उससे उनको लो हाइट से हाई हाइट पे कैसे प्रैक्टिस करवाना उनको। एंड नेगोशिएटिंग कर्व्स एंड रैम्प्स, उनको कम से कम यूज करना है। वॉकिंग ऑन वेरिड सरफेसेस, डिफरेंट सरफेस पे उसको वॉकिंग करवाना है, अप एंड डाउन, रफ स्लीप, उस तरह से। एंटी ग्रेविटी ट्रेडमिल्स है, ट्रेडमिल ट्रेनिंग है, ट्रेडमिल ट्रेनिंग पे बेस सपोर्ट हार्नेस के साथ में उनको प्रैक्टिस करवाना, जिससे कि उनको फॉल डाउन का भी रिस्क ना रहे और धीरे धीरे उस पर ग्रेडिंग कर सकते हैं स्पीड से, जिससे। और हार्नेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेफ्टी मेजर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। विजुअल परसेप्शन ट्रेनिंग है, मेंटेन एडिक्वेट लाइटिंग, रिड्यूस क्लटर्स। द रिलैक्सेशन थेरेपी, क्योंकि इस तरह के जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के क्लाइंट्स जो होते हैं वो बड़ा स्ट्रेस में होते हैं, कई बार वो गूगल करके कुछ भी वहां से इंफॉर्मेशन लेके और वो ये नहीं देखते कि कंडीशन कौन सी है, कोई भी कंडीशन को लेकर पढ़ना चालू करते हैं, इसका ट्रीटमेंट नहीं है, कोई लाइफ नहीं है इनकी, कैसे जीना है, क्या करना है, तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसके लिए मेडिटेशन है, योगा, डीप ब्रीथिंग, स्ट्रेस लिविंग स्ट्रेटजीज हैं। योगा मेडिटेशन से बहुत, अगर वो रेगुलर करते हैं तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, उससे मसल्स पे इफेक्ट आएगा, ब्रीदिंग पे इफेक्ट आएगा, प्लस उसको डेफिनेटली ब्रेन पे काफ़ी इफेक्ट आएगा, जिससे वो रिलैक्स होगा और इस तरह के डिप्रेशन से इजीली वो बाहर आ सकते हैं। स्प्लिंटिंग, एंकल फुट ऑर्थोसिस, फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, कैंस, फोर आर्म क्रचेस, सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर और स्प्लिन। ये सारे क्लाइंट्स की जब स्टेज ऐसी हो जाती है कि वो कई बार प्रॉपर उनका बैलेंस नहीं बन पाता, लोअर लिम्ब में वो सपोर्ट नहीं ले पाते हैं, एंकल फुट उनका ऐसा होगा कि फुट ड्रॉप हो रहा है, उस केसेस में उनको ये अकॉर्डिंग टू उसकी जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उनको ये ऑर्थोसिस प्रोवाइड किए जाते हैं। स्प्लिंट है, एएफओ है, सर्वाइकल कॉलर है, फंक्शनल रेस्टिंग हैंड स्प्लिंट है एंड केएफओ है। ये सारे स्प्लिंट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक्स के अकॉर्डिंग। एंड व्हील चेयर्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब उसकी मोबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है और उनको मूव करना है इन सोसाइटी, इन हाउस, तो उसके लिए व्हील चेयर है। तो पावर्ड स्कूटर और व्हील चेयर, इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर हैं जो जिससे पैसे क्लाइंट खुद अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकता है। एंड 3 and 4 व्हील स्कूटर्स एंड होम एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकरेज सेल्फ केयर एंड फीडिंग स्किल्स, designing the furniture as per the height and reach of the persons using the furniture. Home environment important है क्योंकि उनकी बहुत सारी जो functions हैं वो limited हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई हो सकता है रीच उसकी अपर हो, वहाँ पे वो नहीं जा सकते हैं, तो उनका जो मॉडिफिकेशंस होते हैं होम एनवायरनमेंट के अंदर वो प्रॉपर कोई बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है मूवमेंट के लिए। किचन है, उसके स्लैब्स उसके अकॉर्डिंग टू हाइट होना चाहिए
एंड टॉयलेट सीट्स हैं, चाहे वो किचन है, रूम्स हैं, बेड है, उनके गेट्स की प्रॉपर विड्थ होनी चाहिए जिससे मूवमेंट उनका प्रॉपर हो सके। ग्रेव्स बार है जो टॉयलेट्स में है या फिर कोई रैंप है उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेव्स बार। एंड हाउस होल्ड हैव गुड एसेसिबिलिटी टू ए व्हील चेयर, जो जितने भी हाउस के अंदर जो भी उसके थिंग्स जो डेली यूजेज के हैं वो एक प्रॉपर हाइट पे होने चाहिए। एडजस्टिंग द हाइट ऑफ सीट अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द व्हील चेयर, जो सीट्स है चाहे वो उसकी टॉयलेट सीट है चाहे वो उसकी वर्किंग स्टेशन वाली चेयर्स है, वो भी प्रॉपर एर्गोनॉमिकली मॉडिफाइड होना चाहिए। The use of proprioceptive neuromuscular facilitating techniques PNF जो क्रॉस डायगोनल D1 D2 इस पोस्चर में जो करवाए जाते हैं जिससे उसकी मसल्स स्ट्रेंथ, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस ब्रेन का, तो उसके लिए PNF पैटर्न्स पे क्लाइंट को ये सारी एक्सरसाइज करवाई जाती है। FOR approaches use PNF, NDT, रूट्स अप्रोच, रिहैबिलिटेशन, FOR, बायोमैकेनिकल, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सभी एक ट्रीटमेंट के प्रॉपर सेट गाइडलाइंस वाले फॉर्मूलेज हैं। जो ये अप्रोच है, इन अप्रोच से क्लाइंट्स को जल्दी ठीक किया जाता है, एविडेंस बेस्ड होते हैं, रिसर्च बेस्ड। कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है इस तरह के क्लाइंट्स के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल न्यूरो साइकोलॉजिस्ट कैन हेल्प विद द impact with MS may have on cognitive. This includes thoughts, process, memory, concentration, mood, and behavior, counseling and psychotherapy, pain management through relaxation techniques, support group information. ग्रुप्स को भी काउंसलिंग करके सपोर्ट करना है कि जितने भी इस तरह के क्लाइंट्स होते हैं सोसाइटी में, वो एक सोसाइटी के साथ उनकी मीटिंग्स करवाना, उनकी सबकी काउंसलिंग करना और उनको सपोर्ट करना, जितना ज़्यादा हो सकता है उनको सपोर्ट करें जिससे उनके अंदर इस तरह की भावनाएं ना है कि हमको सोसाइटी से इग्नोर किया जाता है, हमारे अंदर डिसेबिलिटीज आ रही हैं उसकी वजह से। तो उनका पूरा मेमोरी कंसंट्रेशन पे उस पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क करता है। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट, क्योंकि जब इस केस में मसल्स पे इफेक्ट आता है डेफिनेटली फिर वो स्पीच पे भी प्रॉब्लम्स आती है। तो असेसमेंट, एवोल्यूशन पर्सन, एबिलिटी टू स्पीक क्लियरली, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड swallowing सेफ्टी, एजुकेशन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डाइटरी मॉडिफिकेशंस, पोजिशनिंग, कम्युनिकेशन एड्स, ये सारे जो इश्यूज आते हैं उनको swallowing में, लैंग्वेज में, उसको थ्रू थेरेपी उसको इम्प्रूव करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक्स का भी एक काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है। जो पैसे जो क्लाइंट को ऑर्थोसिस प्रोवाइड करवाते हैं फॉर वीकनेस एंड पैरालिसिस, दीज हेल्प टू रिस्टोर फंक्शंस एंड मोबिलिटी। एग्जांपल, मायोइलेक्ट्रिक प्रोस्थेसिस यूज सेंसर्स टू डिटेक्ट मसल्स मूवमेंट टू ट्रांसलेट इट टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ लिम्स। So thank you very much. Thank you so much, sir, for sharing such detailed rehab of multiple sclerosis to our participants and for us. Now, I would like to invite Prakash Chaudhary ji कि वो आप आए और आप क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कीजिए। हेलो। हेलो।
Any question answer? थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज की वजह से प्रकाश जी अभी तुरंत जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी टेक ओवर। यस सर, हमारे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ये है कि वो मैं डॉक्टर प्रवीण चौधरी सर से पूछना चाहूंगा कि जब एमएस के केसेस में कौन सा एनवायरनमेंट ठीक होता है। बेसिकली बताया जाता है कि कूलिंग उनके लिए फेवरेबल होती है, तो क्या कूलिंग में sorry, उनकी doctor. मेन कंडीशन होनी चाहिए वो इंक्रीज करती है? Can you repeat the question, please? Can you repeat the question, please? सर, एमएस के केसेस में कौन सा एनवायरनमेंट फेवरेबल होता है? देखो, इसमें क्या है कि जब ये जो सिचुएशन है वो वैसे टेम्परेट क्लाइमेट में देखी गई है, बट ड्यूरिंग अगर यू हैव डायग्नोज्ड एज ए केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो इसके रिलैप्सेस केस जो देखे गए हैं वो जनरली बॉडी टेम्परेचर हाई या आप एक्यूट एक्सरसाइज ऐसी चीजों करने पे ज्यादा होता है। तो मोस्टली जो कोल्ड एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसमें रिलैक्सेस की सिचुएशन थोड़ी कम रहती है, रिलैक्स कम होने के चांसेस होते हैं। ओवरऑल अगर इफ यू गो विद द डिसेबिलिटी परसेप्शन, देन देयर इज नो सिग्निफिकेंट डाटा दैट कैन प्रोवाइड कि इस एनवायरनमेंट से ये ज्यादा प्रोग्रेस करेगा या कम। बट एक्यूट एक्सर्वेशन रोकने के लिए जनरली बॉडी टेम्परेचर या आउटलेट टेम्परेचर शुड बी below 25. That will be the favorable for the patient. ओके सर, तो सर इसकी फिजियोलॉजी को कैसे अफेक्ट करता है कोल्ड एनवायरनमेंट, इसका कुछ बता सकते हैं? देखो, कोई भी इसमें जनरली अभी द बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे कि आप इंफ्लेमेटरी स्टेज में जाते हैं या प्रो इंफ्लेमेटरी स्टेज में जाते हैं, तो बॉडी में साइटोकाइंस रिलीज होती है, ठीक है, और जो साइटोकाइंस अगर रिलीज होते हैं तो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, और जो अपनी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जो सेल्स गई है, ठीक है, तो उससे लीकेज बढ़ता है। तो उस हिसाब से वैसा फिजियोलॉजी पे इफेक्ट डालता है टेम्परेचर। ओके, थैंक यू सर। अब मैं अमित सर को इनवाइट करना चाहूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए। एमएससी के कोई वेट की बोल देना वेट कर। Sir, excuse me. Right. Sir, I have a question. Like, what advice should be given to persons with MS during relapsing and remitting phase? ओके, थैंक यू सो मच। मैं ये क्वेश्चन डॉक्टर एसके मीना सर से चाहूंगा कि थोड़ा इस पे अगर प्रकाश डाले तो बेहतर रहेगा। यस यस, ये इसके अंदर एक तो प्रॉपर रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए क्लाइंट को, पेशेंट को, डॉक्टर्स के साथ, रिहैब प्रोफेशनल सबके साथ में। एक हेल्दी डाइट लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, एंड रेस्ट, रेगुलर एक्सरसाइज करें जो मेंटेन रखें बॉडी मसल्स सबको, एंड स्ट्रेस मैनेज करें जिसके लिए प्रॉपर एक स्ट्रेस मैनेजमेंट की रेगुलर एक्सरसाइजेस हैं, मेडिटेशन है, योगा वो करें, एंड स्ट्रेस देन सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसको इमोशनल सपोर्ट मिलना एक सोसाइटी के अंदर। अदरवाइज नेगेटिव है तो क्लाइंट ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह के आजकल बहुत सारे क्लब्स हैं, सोसाइटीज हैं जो इस तरह के पॉजिटिव एस्पेक्ट पे इस तरह के क्लाइंट्स को सपोर्ट करती है, उनको ज्वाइन करें, उनके साथ में आउटरीच एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। और एक इम्पॉर्टेंट है जो एक रिसर्च में मैंने पढ़ा था कि क्लाइंट जनरली क्या होता है कि जैसे उसको पता चलता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस डायग्नोस हो गया तो देन इमीडिएट वो क्या करता है कि गूगल पे सर्च करना स्टार्ट करता है और वहाँ पर वो देखना चालू करता है। गूगल एक ऐसी चीज है जहाँ पर अनलिमिटेड डाटा है वहाँ पर, तो कभी भी गूगल को सच ना माने और वो अपनी अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो प्रॉपर डॉक्टर्स की सलाह लें, प्रॉपर असेसमेंट करवाएं, वहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, साथ में रिहैब के लिए प्रॉपर फिजियो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से प्रॉपर एक गाइडेंस लेके और अपना ट्रीटमेंट लें। ये एक मेरी तरफ से है। Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। Thank you. समय की सीमा को देखते हुए मैं प्रोग्राम को वोट ऑफ थैंक्स के साथ
यहीं खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि समय की सीमा हमारी ओवर हो चुकी है। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं अमित कुमार CRC लखनऊ से वेबसाइट जस्ट आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज की वजह से कई सारे माइक्स वगैरह काम नहीं कर रहे थे। तो धन्यवाद की कड़ी में सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे आज के पैटर्न रिस्पेक्टेड डायरेक्टर PDDU NIPPD मीना मैडम का, और साथ में मैं अपने डायरेक्टर CRC लखनऊ के रिस्पेक्टेड डायरेक्टर रमेश पांडे सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम करने में हम संपूर्ण हो सके। सर और मैडम आज अपने व्यस्त मीटिंग की वजह से आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, इसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ आप सभी पार्टिसिपेंट से और हमारे रिस्पेक्टेड रिसोर्स पर्सन से भी कि सर और मैडम आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापन के अगली कड़ी में धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर प्रवीण चौधरी सर का, MBBS MD, और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने रिस्पेक्टेड रिसोर्स पर्सन डॉक्टर SK मीना सर का, प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल MG OTC जयपुर सर का, जिन्होंने आज हमें MS के बारे में एक क्लिनिकल से लेकर के रिहैबिलिटेशन की एक संपूर्ण जानकारी दी। और आशा करता हूँ हमारे सारे पार्टिसिपेंट को आज का ये नॉलेजेबल वेबिनार काफी पसंद आया होगा और हमारे चैट बॉक्स भी इसके लिए तारीफ से भरे हुए हैं। थैंक यू सो मच सर। हमारे दोनों रिस्पेक्टेड रिसोर्स पर्सन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं आज जो कोलैबोरेशन महात्मा गांधी ऑक्यूपेशनल थेरेपी कॉलेज जयपुर के साथ कोलैबोरेशन में जो हमारा प्रोग्राम हुआ है, उनके प्रिंसिपल जो हमारे रिस्पेक्टेड रिसोर्स पर्सन भी हैं SK मीना सर, उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज हमें